हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज जो है हम पीस वर्क कार्ड्स वाला टॉपिक करने जा रहे हैं, लेबर कॉस्ट अकाउंटिंग चैप्टर का। पीस वर्क कार्ड में क्या होता है, जो पीस वर्कर्स होते हैं जिनको जो है यूनिट प्रोड्यूस के बेसिस पर पेमेंट की जाती है, उनके लिए ये कार्ड जो है मेंटेन किया जाता है या आप कह सकते हैं बनाया जाता है। तो इसमें क्या होता है, द पीस वर्कर्स आर पेड ऑन द बेसिस ऑफ यूनिट प्रोड्यूस और जॉब डन बाय देम एंड नॉट ऑन द बेसिस ऑफ टाइम टेकन बाय देम। कि उन्होंने कितना टाइम लिया ये नहीं देखा जाता, उनका ये देखा जाता है कि उन्होंने कितनी यूनिट्स प्रोड्यूस की हैं या कितनी उनको जॉब जो करनी चाहिए थी उन्होंने कितनी जॉब की है। ठीक है, इवन देन इट इज़ रिकमेंडेड दैट द टाइम रिकॉर्ड्स फॉर देम, उनके लिए जो है टाइम रिकॉर्ड्स कैसे बनाया जाएगा। तो पीस वर्क कार्ड में क्या क्या होता है, सीरियल नंबर, उसके बाद नंबर ऑफ वर्कर और नेम कितने हैं, कॉस्ट सेंटर और डिपार्टमेंट, डेट, वीक एंडिंग ऑन यानी वीकली बनाया जाता है ये, टोटल अर्निंग्स लिख देंगे और बीच में क्या आएगा, वर्क ऑर्डर नंबर कितने हैं, डिटेल्स ऑफ जॉब क्या है, टाइम टेकन कितना लग रहा है, और यूनिट प्रोड्यूस, यूनिट कौन सी रिजेक्ट की गई हैं, यूनिट कौन सी पास हुई हैं जो उन्होंने प्रोड्यूस की हैं, इनिशियल्स ऑफ इंस्पेक्टर्स, पीस रेट और अमाउंट पेबल। अब यहाँ पर क्या क्या रीजंस हैं जो कि प्रिपेयर किया जाता है, टू इंश्योर दैट द पीस वर्कर्स आर अटेंडिंग टू देयर वर्क। यहाँ पर क्या है कि ये देखा जाता है कि जो पीस वर्कर्स हैं क्या वो अपना वर्क जो है रेगुलरली अटेंड कर रहे हैं, एंड देयर इज नो इंटरप्शन इन द प्रोसेस बाय देयर लेट अराइवल्स और अर्ली डिपार्चर्स। और यहाँ पर किसी भी तरह की इंटरप्शन तो नहीं हो रही है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में, यानी प्रोडक्शन प्रोसेस में, कि अगर वो लेट तो नहीं आ रहे या बहुत ज़्यादा अर्ली तो नहीं जा रहे हैं डिपार्चर से। तो इस तरह से किसी भी तरह का कोई काम तो नहीं हो रहा उनकी तरफ से, रेगुलर काम चल रहा है कि नहीं चल रहा है, इसलिए यहाँ पर जो है पीस वर्क कार्ड को प्रिपेयर किया जाता है। जहाँ पर ओवरहेड्स को रिकवर भी किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ आर स्पेंड, तो वहाँ पर इसको रिकॉर्ड करना इसका एक मेन पर्पस होता है कि अगर आपने जो है ओवरहेड्स जो है अपने रिकवर करने हैं आर्स स्पेंड के बेसिस पर, तब इसका जो है काम ये जो है काम आता है उस टाइम पर। ठीक है, फिर है टू असर्टेन वेदर इट इज़ एडवांटेजेस टू इंगेज मोर लेबर ऑन टाइम बेसिस एंड नॉन और ऑन पीस वर्क बेसिस। यहाँ पर ये भी देखा जाता है, ये इसका भी एडवांटेज होता है कि कौन कौन से लेबर्स जो हैं टाइम बेसिस पर इंगेज हैं और पीस वर्क बेसिस पर इंगेज हैं। फिर यहाँ पर जो है ये डिटरमाइन किया जाता है कि रेट ऑफ पेमेंट क्या है पीस वर्कर्स की, आउटपुट कम टाइम फैक्टर। ठीक है, कितना उन्होंने आउटपुट प्रोड्यूस किया उसके हिसाब से कितना टाइम फैक्टर रहा था। बुकिंग ऑफ पीस वर्क टाइम इज नीडेड टू डिटरमाइन हायर स्लैब रेट्स फॉर पीस वर्क्स पेमेंट। यहाँ पर जो है अपने अपने हिसाब से पीस रेट अलग अलग होते हैं कि अगर इतनी यूनिट प्रोड्यूस की हैं तो इतना रेट से उनको मिलेगा। हर एक पीस वर्कर को जो है एक कार्ड अलॉट किया जाता है और उस कार्ड को ईदर फॉर अ सेपरेट जॉब या फिर सेपरेट जॉब के लिए किया जा सकता है, और फॉर रिकॉर्डिंग द वर्क डन ऑन सेवरल जॉब्स, या उन्होंने जो हर अलग अलग जॉब्स पर काम किया है उसके वर्क को रिकॉर्ड करने के अकॉर्डिंग भी वो कार्ड जो है दिया जा सकता है। एक जॉब के लिए भी दिया जा सकता है और अलग अलग जो भी उन्होंने जॉब परफॉर्म की है उसके लिए भी दिया जा सकता है। फिर है यहाँ पर अगर आपके कोई कैजुअल वर्कर्स हैं या आउट वर्कर्स हैं उनकी रिकॉर्डिंग कैसे होती है। कैजुअल वर्कर्स आर नॉट रेगुलर वर्कर्स, कैजुअल वर्कर्स जो हैं आपके रेगुलर वर्कर्स नहीं होते हैं, बट आर अपॉइंटेड, ये जो है अपॉइंट किए जाते हैं टू मीट द रिक्वायरमेंट्स ऑफ प्रोडक्शन फॉर अ डे, कि आपकी प्रोडक्शन कितनी हुई है एक दिन के अंदर, जनरली टू रिप्लेस द एब्सेंटीज, यहाँ पर ये जो है एब्सेंटीज को रिप्लेस करने के लिए किए जाते हैं। यहाँ पर क्या होता है, अगर कोई पर्सन एब्सेंट है तो उसकी जगह पर किसी एक दूसरे वर्कर को बुला लिया जाता है काम करने के लिए, तो वो कोई रेगुलर वर्कर नहीं होते, वो एकदम से अपॉइंट कर लेते हैं कि एक दिन के लिए वो प्रोडक्शन का काम कर लेंगे उन वर्कर्स के बदले में जो कि वो एब्सेंट हैं। ठीक है, दे आर नोन एज, इनको आप क्या बोलते हो, बार्डलीज का नाम देते हो कॉमन लैंग्वेज में। ठीक है, उसके बाद जो वर्कर्स को जो है स्पेशल जॉब कार्ड इशू किया जाता है डिफरेंट कलर्स के, और एट द एंड ऑफ द डे जब आपका दिन ख़त्म होता है तो जो कार्ड है उसको फॉरमैन के द्वारा सर्टिफाइड किया जाता है, यानी फॉरमैन जो है उस कार्ड पर साइन करता है और वर्क देखता है कि कितना वर्क उन्होंने किया है, और फिर वो जो है उस कार्ड को प्रेजेंट करते हैं पेमेंट के लिए, और जो पेमेंट है उनके जो है कंसर्न जॉब की डेबिट करा दी जाती है, और टू स्टैंडिंग ऑर्डर नंबर एज केस में भी जितना भी उनको जो है जो भी उन्होंने जॉब करी है उसके रिगार्डिंग पेमेंट दे सकते हैं, और जो भी स्टैंडर्ड ऑर्डर नंबर है उसके रिगार्डिंग उनको पेमेंट दी जा सकती है जिस तरह से भी उनको सही लगेगा। वेयर अगर इन वर्कर्स को एट अ साइट अगर किसी कॉन्ट्रैक्ट के केस में रखा गया है तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा ध्यान रखा जाता है कि जो पेमेंट्स हैं उनको राइट वर्कर को दी जानी चाहिए।
इट इज एडवाइज दैट द पेमेंट शुड बी मेड बाय द ऑफिस क्लर्क। यहाँ पर जो है पेमेंट जो है ऑफिस क्लर्क दे उस साइट पर जहाँ पर इन वर्कर्स को रखा गया है कॉन्ट्रैक्ट के बेस पर, ऑन ड्यू वेरिफिकेशन बाय कंसर्न फॉरमैन, और कंसर्न फॉरमैन की वेरिफिकेशन के बाद, कंसर्न फॉरमैन की वेरिफिकेशन के बाद कौन देगा पेमेंट? अब ऑफिस क्लर्क। ठीक है, किन वर्कर्स को? जो कि कॉन्ट्रैक्ट के केस में रखे गए हैं। ठीक है, एंड दैट इट शुड नॉट बी लेफ्ट एंटायरली टू फॉरमैन टू मेक पेमेंट डायरेक्टली। यहाँ पर जो है फॉरमैन को राइट नहीं है कि वो डायरेक्टली पेमेंट दे दे, वो सिर्फ एक वेरिफिकेशन दे देगा और ऑफिस क्लर्क जो है इनको पेमेंट करेगा। फिर है आउट वर्कर्स। यहाँ पर जो है आउट वर्कर्स दो कैटेगरी के होते हैं जो कि परफॉर्म करते हैं वो जॉब जो कि उनको अलाउड की जाती है, नॉट इन द फैक्ट्री बट देयर ओन होम्स, फैक्ट्री के अंदर नहीं, उनके खुद के घर में। ठीक है, और हु एग्जीक्यूट द वर्क एट द रेजिडेंट्स ऑफ कस्टमर्स, कस्टमर्स के रेजिडेंट पर जो है वो काम को करते हैं, और एट द साइट आउटसाइड द फैक्ट्री, या फैक्ट्री के बाहर अगर कोई काम करते हैं, जैसे इलेक्ट्रिशियन स्टाफ है इंस्टॉलिंग इलेक्ट्रिसिटी लाइंस और फैंस एट द रेजिडेंस ऑफ द कस्टमर, कस्टमर के यहाँ पर वो क्या करते हैं, अपनी इलेक्ट्रिशियन स्टाफ जो होते हैं वो उनके वो इलेक्ट्रिसिटी की लाइंस या फैंस वगैरह भी लगाते हैं, तो इनको हम आउट वर्कर्स के नाम से जानते हैं। इनकी दो कैटेगरी आती हैं। अगर हम बात करें फर्स्ट कैटेगरी की, तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा ध्यान किस बात का रखा जाता है कि जो ये वर्कर्स हैं, वर्क जो डन किया जाएगा वो स्टिपुलेटेड टाइम में किया जाना चाहिए एंड रिसीव्ड इन फैक्ट्री बैक इन टाइम, वाइल द वर्कर्स ऑफ द सेकेंड कैटेगरी, यानी यहाँ पर तो है यही देखा जाएगा कि वर्क जो किया जाना चाहिए वो स्टिपुलेटेड टाइम में किया जाना चाहिए, यानी जो भी टाइम डिसाइड हुआ है उसी टाइम में। और सेकेंड कैटेगरी वाले के यहाँ पर ये देखा जाएगा कि टाइम किसी भी तरह से वेस्ट ना हो। एज सच आउट वर्क टाइम शीट जो है उनको दी जाएगी। कौन सी शीट दी जाएगी? आउट वर्क टाइम शीट, जो कि हर एक वर्कर को दी जाएगी, सेकेंड कैटेगरी वाले को, कि टाइम जो है स्पेंट उन्होंने कितना किया है और उन्होंने कितना काम किया है ड्यूरिंग द वीक, वो सब कुछ चेक किया जाता है। यहाँ पे उनको बोला जाता है कि वो अपना टाइम स्पेंट वगैरह लिखें और कितना काम हर एक पूरे वीक के अंदर उन्होंने किया है। और फिर इंस्पेक्शन की जाती है कितना वर्क्स उन वर्कर्स ने किया है। दोनों कैटेगरीज की ज़रूरी है इंस्पेक्शन करना, चाहे वो फर्स्ट कैटेगरी है चाहे वो सेकेंड वाली कैटेगरी है। वेयर द वर्कर एट पेड, जहाँ पर वर्कर को अगर पीस वर्क बेसिस पर पेमेंट दी जाती है तो द पेमेंट शुड बी मेड। पेमेंट कैसे दी जाएगी? सिर्फ वर्क पास इन ऑर्डर, कौन से वर्क यानी जो भी उन्होंने गुड्स प्रोड्यूस किए हैं जो पास हुए हैं उनके बेसिस पर दी जाएगी। एंड द मटेरियल इशूड एंड कंज्यूम्ड शुड बी रिकनसाइल्ड। ठीक है, बाद में जो भी मटेरियल इशू है कंज्यूम हुआ होगा उसको भी रिकनसाइल किया जाएगा। और अटेंडेंस जो होती है सेकेंड कैटेगरी वाले वर्कर्स की वो रिकॉर्ड की जाएगी एज यूजुअल एट द साइट पर ही। और टाइम रिकॉर्डिंग क्लॉक में बी यूज्ड इफ द नंबर ऑफ वर्कर्स आर लार्ज, अगर ज़्यादा लार्ज नंबर ऑफ वर्कर्स हैं तो वो क्या करते हैं, टाइम रिकॉर्डिंग क्लॉक का यूज़ करते हैं। फिर है अकाउंटिंग प्रोसीजर फॉर लेबर। अब अकाउंटिंग प्रोसीजर क्या होता है लेबर के लिए? प्रिपरेशन ऑफ वेज शीट। अब यहाँ पर जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है पेरोल और वेजेस डिपार्टमेंट की कि जो है वेज शीट और प्रिपेयर करें और कैलकुलेट करें वर्कर्स की वेजेस को। द वेज शीट प्रिपेयर की जाती है, वीकली भी की जा सकती है और मंथली भी की जा सकती है। एज जो भी फैक्ट्री में जिस तरह से भी प्रैक्टिस चल रही है, अगर वेजेस जो है वीकली देना चाहते हैं तो वीकली भी दे सकते हैं और मंथली भी दे सकते हैं। यहाँ पर जो है क्लॉक कार्ड्स, टाइम कार्ड्स और पीस वर्क कार्ड्स जो है इनके बेसिस होते हैं। इसके बेसिस पर जो है वर्कशीट को बनाया जाता है। द पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट को भी ध्यान में रखा जाता है कि विद इन उसी लिमिट में आपको जो है वेजेस पे करनी है। ठीक है, उससे कम की लिमिट में आप पे नहीं कर सकते। और वेज पीरियड के एंड में वेजेस को कैलकुलेट किया जाता है और इस वेजेस के अंदर क्या क्या भी इंक्लूड होते हैं। जो बेसिक वेज आपको पे करना है, कोई अगर ओवर टाइम का वेज है, उस पर्सन ने एम्प्लॉय ने ओवर टाइम किया है तो उसका वेज, बोनस और प्रीमियम, लीव पे, हॉलीडे पे और अलाउंसेस, ये सब कुछ दिए जाते हैं। ठीक है, ये जो आइटम्स हैं एंटर की जाती हैं अलग अलग सेपरेट कॉलम्स में। वेज शीट में अलग अलग कॉलम्स बनाए जाते हैं इन आइटम्स के लिए, उनमें जो है रिकॉर्ड की जाती है और एक्सप्लेन की जाती है कि कितनी टोटल वेज है। और फिर बाद में जो है इसको अप्रोप्रिएट हेड में अकाउंट के यानी कॉस्टिंग पर्पस के लिए अलग से एक अप्रोप्रिएट अकाउंट में डाल दिया जाता है। इस आइटम को पोस्ट कर दिया जाता है, हर एक आइटम को, जो भी टोटल आया है उसकी हर एक आइटम को। ठीक है, फ्रॉम द ग्रॉस वेज जो भी डिडक्शंस ऑथराइज की गई हैं पेमेंट ऑफ वेजेस के अकॉर्डिंग, जो भी एक्ट है उसके अकॉर्डिंग वो माइनस करेंगे। उसके बाद नेट अमाउंट जो भी पे होगा उसको आप दे दोगे। फिर वेयर अ वर्कर इज ट्रांसफर फ्रॉम, अगर किसी भी तरह से वर्कर को आपने ट्रांसफ़र किया है एक डिपार्टमेंट से लेकर किसी दूसरे डिपार्टमेंट के लिए ड्यूरिंग द वेज पेड, तो उसकी अटेंडेंस को वहाँ पर भी जो है आप रिकॉर्ड करेंगे और फॉलो करेंगे।
और जो भी उसका नेम है वहाँ पर लिखा जाएगा उस लिस्ट के अंदर, और एट द एंड ऑफ वेज पीरियड उसको भी इंक्लूड किया जाएगा, यानी वहाँ तक की भी पेमेंट उनकी इंक्लूड की जाएगी। अब ये कैसे बनाते हैं पेरोल और वेज शीट? डिपार्टमेंट का नाम, वीक एंडिंग ऑन कब हो रहा है, ठीक है, क्लॉक नंबर, टिकट नंबर, नेम ऑफ द वर्कर, ऑर्डिनरी ओवर टाइम यानी यहाँ पर आवर्स हैं और यहाँ पर रेट पर आ रहा है, ठीक है, टाइम वेजेस, पीस, वर्क वेजेस, बोनस, डीएनएस अलाउंसेस और अदर कोई भी अलाउंसेस है तो वो यहाँ पर दिया जाएगा, लीव पे, हॉलीडे पे, ग्रॉस वेज, आपका प्रोविडेंट फंड हो गया, स्टेट इंश्योरेंस, ये सारी जो है आपको डिडक्शन मिल जाती है पीएफ की, स्टेट इंश्योरेंस की और अदर्स। यहाँ पर टोटल करो डिडक्शंस का, माइनस कर देंगे डिडक्शंस, नेट वेजेस आ जाएगा। नेट वेजेस के बाद यहाँ पर सिग्नेचर होंगे फॉर रिसिप्ट ऑफ वेजेस, यानी यहाँ पर एम्प्लॉय के सिग्नेचर होंगे, फिर एम्प्लॉयज़ का कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉयर ने कितना कंट्रीब्यूशन दिया है पीएफ में या स्टेट इंश्योरेंस में, यहाँ पर फिर सिग्नेचर होंगे, और यहाँ पर सारे जो भी मेंबर्स होंगे उनके सिग्नेचर किए जाएंगे, किसने नेम एंटर किया है, पेमेंट कैलकुलेट कितनी हुई है, डिडक्शंस कितनी मिली है, चेक किसने किया है, डिसबर्स किसने किया है, वो होगा सैंक्शन बाय वर्क मैनेजर के द्वारा यहाँ पर ये सारा का सारा प्रिपेयर किया जाएगा। ये जो वेज शीट होती है प्रिपेयर की जाती है डिफरेंट कलर्स के द्वारा और यहाँ पर उन्हीं के द्वारा साइन की जाती है, यानी यहाँ पर बहुत सारे हैं ना सिग्नेचर के पॉइंट्स, तो उन्हीं के द्वारा सारी साइन की जाएगी जैसा परफॉर्मर में दिखाया हुआ है। फॉर सिंप्लीफिकेशन वेजेस आर ऑफ्टन, यहाँ पर जो है अगर सिंप्लीफिकेशन के लिए जो वेजेस है उनको राइंड ऑफ भी किया जा सकता है स्पेसिफाइड यूनिट ऑफ मनी में, और जो भी नेट वेजेस पे की जाएंगी उनको कहाँ एंटर किया जाएगा, पे स्लिप के अंदर, ठीक है, और विच गिव्स द डिटेल्स ऑफ अमाउंट, यहाँ पर जो है अमाउंट की जो भी डिटेल्स होंगी वो भी बताई जाएंगी। पे स्लिप के अंदर एंटर किया जाएगा उस अमाउंट को जो भी अमाउंट पेबल होगा, नेट अमाउंट। फिर उसके बाद उस प्ले स्लिप जो स्लिप है उसको हैंड ओवर किया जाएगा वर्कर को एडवांस में ही कि वो चेकआउट कर सकें। उसके बाद बिफोर पेमेंट, जब पेमेंट जो है पेमेंट देने से पहले कैश में पेमेंट होंगी, जो भी अदर मेथड्स हैं वेज शीट को प्रिपेयर करने के लिए उसकी जो है कॉपी बनाई जाएगी, डुप्लीकेट बनाई जाएंगी, यानी 2 कॉपी बनाई जाएगी। एक कॉपी तो है पूरे के पूरे वर्कर्स को सर्कुलेट की जाएगी कि उनकी जो कैलकुलेशंस है वो चेकअप कर सकें, यानी जो वर्कर्स हैं वो भी चेक कर सकें कि कैलकुलेशन सही है कि नहीं है, और सिग्नेचर्स कर सकें एज अ प्रूफ कि ये करेक्ट है, ठीक है, और एक कॉपी वो अपने पास रखते हैं एज प्रूफ। फिर है डिसबर्समेंट ऑफ वेजेस, यहाँ पर जो नेट वेज अमाउंट होता है ईच वर्कर का उसको काउंट किया जाता है और प्लेस किया जाता है एक पैकेट के अंदर, यानी वर्कर्स के नेम पर किया जाता है, ठीक है, एक जगह पर रखा जाता है। पैकेट का मतलब है यहाँ पर एक जगह पर रखा जाता है और डिलीवर किया जाता है वर्कर्स को डिफरेंट उनके जो डिपार्टमेंट्स हैं उनके पास, और उनके जो कंसर्न्ड फॉरमैन्स हैं, मान लो जो प्रोडक्शन का कंसर्न फॉरमैन होगा उसके पास दिया जाएगा, सेल्स के फॉरमैन के पास दिया जाएगा, जो भी कंसर्न होंगे उनके पास ये जो है डिलीवर किया जाता है वेजेस का जो भी ये आपका कार्ड होता है, ठीक है। उसके बाद वर्कर जो है उस पर पेरोल की पर साइन करेगा और अपने नेम के आसपास साइन करता है और रिसीव करता है वेजेस। बट इफ़ अगर वर्कर इलिटरेट है, पढ़ा लिखा नहीं है, तो उसका थंब इम्प्रेशन लिया जाता है और फॉरमैन जो है फिर बाद में लास्ट में अपना साइन कर देगा और पेमेंट दी जाएगी एब्सेंटीज़ को बड़े ध्यान से दी जाएगी, केयरफुल वेरिफिकेशन करने के बाद कि कहीं ये पहले से उनको कहीं दे ना दी गई हो, ठीक है। उसके बाद है अवॉइडेंस ऑफ फ्रॉड इन वेज पेमेंट। सो पहला है कि नेम्स ऑफ डमी और घोस्ट वर्कर्स में भी इंक्लूडेड इन पेरोल के अंदर जो भी डमी या जो वर्कर्स हैं उनको इंक्लूड किया जाता है, ठीक है। फ्रॉड जनरली कब होते हैं कि अगर आपने क्या करा कि पहले ही से किसी दूसरे पर्सन ने किसी और के साइन कर दिए, ठीक है, तो यहाँ से फ्रॉड हो सकता है, तो यहाँ से अवॉइड किया जाएगा इस फ्रॉड को। और अ वर्कर में क्लॉक इन सम अदर वर्कर और मे रिमूव अदर डिस्क, यहाँ पर क्या होता है कि कई जो एक वर्कर है वो अपने खुद के किसी फ्रेंड का को जो है क्लॉक जो है यानी वहाँ पर रिकॉर्ड कर सकता है, तो यहाँ पर इसको भी अवॉइड करने के लिए भी वेज पेमेंट का ध्यान रखा जाता है, ठीक है। फ्रॉडुलेंट एंट्रीज पेरोल में भी हो सकती हैं, तो यहाँ पर ये भी अवॉइड करने के लिए देखा जाता है कि कहीं जो वर्कर है वो रॉन्ग आवर्स तो नहीं डाल रहे, रॉन्ग बोनस वगैरह तो नहीं कर रहे हैं, कि कहीं किसी तरह की रॉन्ग डिडक्शंस तो नहीं कर रहे हैं, और अगर वर्कर्स नहीं कर रहे हैं क्या पता जो ऑर्गेनाइजेशन है वो कर रही हो, तो यहाँ पर इसलिए जो है वर्कर्स को यहाँ पर देखा था ना कि चेक कराया जाता है और उसके बाद उनके साइन और थंब इम्प्रेशन लिए जाते हैं अगर वो पर्सन इलिटरेट होते हैं तो, ठीक है। पेमेंट्स में भी इंक्लूडेड फॉर वर्क नॉट डन वेयर द पेमेंट इज मेड ऑन पीस वर्क बेसिस पर अगर पेमेंट होती है तो यहाँ पर पेमेंट उन पेमेंट्स को भी इंक्लूड किया जाएगा जब काम नहीं किया जा रहा है, ठीक है।
तो यहाँ पर इस तरह से जो है प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकते हैं। तो इन फ्रॉड को निकालने के लिए क्या करते हैं, इंटरनल चेकिंग करते हैं, प्रिकॉशंस जो है उनको फॉलो करते हैं। तो वो क्या क्या प्रिकॉशंस हैं या क्या क्या चेकिंग्स हैं, यहाँ पर जो है किसी एक ऑफिशियल को प्रेजेंट कर दें। जब आपकी जो है क्लॉक जो अटेंडेंस जब रिकॉर्ड की जाती है किसी डिस्क या क्लॉक के द्वारा, तो कोई एक ऑफिशियल खड़ा हो, चाहे वो ओपनिंग के टाइम पर है चाहे वो क्लोजिंग के टाइम पर है, और वो वॉच करे कि कोई भी वर्कर किसी दूसरे पर्सन की जो है डिस्क को नहीं उठा रहा, वो अपनी फ़ोटो उठा रहा है। उसकी जो है रैंडमली उसकी फ़ोटो को चेक किया जाए उस वन ऑफिशियल के द्वारा, ठीक है। उसके बाद आता है कि अटेंडेंस टाइम जो है वो चेक किया जाए। टाइम बुक्ड और जो भी है वो जॉब्स में दी जाती हैं टाइम बुकिंग मेथड के थ्रू, और अगर वो कहीं गड़बड़ है तो उसकी रिकन्सिलेशन की जाए, ठीक है। फिर है द टाइम कीपर्स शुड विजिट द, जो टाइम कीपर्स हैं वो कहाँ जाएं, डिपार्टमेंट पर विजिट करें रैंडमली और चेक करें वर्कर की अटेंडेंस को, ठीक है। उसके बाद है नो वर्कर शुड बी अलाउड टू लीव द फैक्ट्री, किसी भी वर्कर को अलाउ ना किया जाए कि वो फैक्ट्री को पहले ही छोड़कर चले जाएं, यानी पहले से ही निकल जाएं जब तक उनका क्लोजिंग टाइम नहीं हुआ है, एक्सेप्ट तब तक जब तक उनको एक रिटर्न परमिशन ना मिल जाए किसी एक ऑफिशियल ऑथराइज्ड पर्सन से जो कि उनको लीव दे रहा है। जैसे आधे टाइम पर अगर किसी को जाना है तो वो पहले लिखवा कर जाएगा, ठीक है, बिना लिखवाए वो नहीं जा सकता। ओवर टाइम वर्क शुड बी रिकॉर्डेड, ओवर टाइम का जो वर्क है वो भी रिकॉर्ड होगा कि पेमेंट जब उनको उन्हीं टाइम पर की जाएगी, अगर वो ओवर टाइम कर रहे हैं तो उनकी पेमेंट भी तो मिलेगी ना, तो वो भी रिकॉर्ड होगा। पेमेंट फॉर पीस वर्क शुड बी रिकॉर्डेड ओनली आफ्टर हिज वर्क हैज़ बीन इंस्पेक्टेड एंड पास्ट फॉर पेमेंट, अगर उसका जो वर्क है पीस वर्क के बेसिस पर उनका वर्क रिकॉर्ड किया जाता है, और पेमेंट तभी की जाती है जब वो इंस्पेक्शन कर ले और जो भी उनके पास्ट हुई हैं प्रोडक्ट उनकी पेमेंट उनको की जाएगी उस हिसाब से, ठीक है। बेडशीट प्रिपेयर की जाएगी डिफरेंट कलर्स के द्वारा, और उसके बाद जो वर्क है वो स्पेसिफाई किया जाएगा राइटिंग में, और हर एक कलर को अपना नाम जो है उसका नाम जो है एंटर किया जाएगा पेरोल के अंदर, और अदर जो है अदर्स नाम को भी इंक्लूड किया जाएगा। और उसके बाद जो है ग्रॉस वेजेस में से जो भी डिडक्शंस होंगी वो दी जाएंगी। फिर नेट अमाउंट पेएबल को देखा जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पर ये देखा जाएगा कि किसी भी तरह से वर्कर्स जो हैं गलत हमें इन्फॉर्मेशन आती है, क्योंकि उनको भी तो दिया जाता है ना एक वेज कार्ड वगैरह बनाने को, तो उनकी और इनकी जो है प्रॉब्लम कह रही हो, इनकी जो है वो वेजेस जो हैं वो मैच हो रही हैं कि नहीं हो रही, ठीक है। चाहे वो वर्कर भी है तो अपनी वेजेस लिख कर देते हैं, चाहे डेली वेज शीट पर लिख कर दे रहे हैं, वीकली वेज शीट पर लिख कर दे रहे हैं, तो वो चेकआउट की जाती हैं कि वो ढंग से दी जा रही हैं कि नहीं दी जा रही, कहीं वर्कर्स हमारे साथ गलत तो नहीं कर रहे हैं, या फिर जो फर्म्स हैं वो गलत तो नहीं कर रही कि वर्कर ने ज़्यादा टाइम स्पेंड किया था लेकिन उन्होंने कम टाइम स्पेंड दिखाया है। और यहाँ पर जो है हर तरीके से चेक किया जाता है, और उसके बाद फिर रीइंबर्समेंट की जाती हैं, और जो वर्कर्स हैं उनको पे किया जाता है डिपार्टमेंट इन द जब वर्कर के जो फॉरमेंस हैं वो जब प्रेजेंट होंगे उनके प्रेजेंसी में ही यहाँ पर उनको पेमेंट दी जाएगी, वर्कर्स को पे किया जाएगा। और वर्कर्स शुड बी पेड ऑन डेफिनेट डेट्स, डेफिनेट डेट पर उनको पे किया जाता है, ठीक है। और अगर कोई ऐसा वर्कर है जो कि कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पर है तो उनको किस तरह से पेमेंट दी जाती है, पहले फॉरमैन जो है वेरिफिकेशन करेगा, उसके बाद जो ऑफिस वर्कर है या आप कह सकते हो जो ऑफिस क्लर्क है वो उनको पेमेंट करेंगे। उसके बाद एक पे पैकेट जो है वो बनाया जाएगा एब्सेंट वर्कर के लिए जो कि प्रेजेंट नहीं थे अदर वर्कर्स की तरह, और उनको हैंड ओवर किया जाएगा उन्हीं कंसर्न वर्कर्स को, ठीक है। इन केस ऑफ लॉन्ग इलनेस इन विच केस ऑफ प्रॉपर अथॉरिटी एंड केयरफुलनेस वेरिफिकेशन, अगर किसी पर्सन जो है कोई वर्कर जो है किसी वजह से नहीं आ पाया है, ठीक है, वो बहुत लंबा बीमार पड़ गया था, तो प्रॉपर अथॉरिटी को उसकी जो है एप्लीकेशन वगैरह दी जाएगी और एक पूरी वेरिफिकेशन होगी, और उसके बाद डिसाइड किया जाएगा कि उस वर्कर को पेमेंट देनी है कि नहीं देनी है। जो कैजुअल वर्कर हैं उनको जो है डायरेक्टली ऑफिस के जो अपॉइंटिंग डिपार्टमेंट्स होते हैं बाय द ऑफिस के द्वारा ही दी जाती है, ठीक है। अब आता है वेज एनालिसिस और वेज एब्स्ट्रैक्ट। वेजेस जो है पे किए जाते हैं एज पर वेज शीट, और जो कि वेज शीट को एनालाइज किया जाता है और डेबिट किया जाता है उन कंसर्न जॉब्स और स्टैंडिंग ऑर्डर्स को, ठीक है, उनके अकाउंट में डाल दिया जाता है। उसके बाद जो है वेजेस जो भी पे किए जाते हैं वो इन कैटेगरी के हिसाब से पे किए जाते हैं, जैसे कैपिटल एक्सपेंडिचर, डायरेक्ट एक्सपेंडिचर, इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर, यानी वेजेस जो है आपके अलग अलग तरीके से हो सकते हैं। आपके कैपिटल एक्सपेंडिचर में भी इंक्लूड हो सकते हैं, आपके डायरेक्ट में भी और इनडायरेक्ट में भी। कैपिटल एक्सपेंडिचर इज़ नॉट अकाउंटेड इन कॉस्ट अकाउंटिंग, आपकी कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है कॉस्ट अकाउंटिंग में अकाउंटेड नहीं होती है, लेकिन डायरेक्ट वेजेस जो है उनको डेबिट कर दिया जाता है फॉर
टू द जॉब फॉर द प्रोसेस, और इनडायरेक्ट को जो है स्टैंडिंग ऑर्डर के थ्रू कंसर्न किया जाता है। ठीक है, 3 बातें हैं। इसको तो आप क्या करते हैं, अकाउंटिंग में लेते ही नहीं है, नॉट अकाउंटिंग, नॉट अकाउंटेड। ठीक है, इसको जो है डेबिट कर दिया जाता है किसमें, कंसर्न जॉब में, जो है जॉब फॉर द प्रोसेस। ठीक है, और इसको किस लिए किया जाता है, किसी कंसर्न स्टैंडिंग ऑर्डर्स में। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर क्या बोला है, फॉर दिस पर्पज, इसके लिए क्या है, वेज एनालिसिस शीट और वेज एब्स्ट्रैक्ट को प्रिपेयर किया जाता है, चाहे वो रात के लिए मतलब 15 दिन के लिए है या फिर वो मंथली है। फॉरनाइटली का मतलब होता है 15 डेज और मंथली। ठीक है, उसके बाद वेज एनालिसिस शीट को प्रिपेयर करने का मेथड दे रखा है और वेज एब्स्ट्रैक्ट को प्रिपेयर करने का मेथड दे रखा है। ठीक है, और यहाँ पर जो फिगर्स यहाँ पर इन्होंने दे रखी हैं वो जो है इमेजिनरी हैं, यानी ऐसी ले रखी हैं। उसके बाद वेज पेमेंट के लिए कौन कौन से ऐसे सोर्सेस होते हैं जहाँ से उनको इन्फॉर्मेशन कलेक्ट होती है, टाइम कीपर्स रिकॉर्ड की तरफ से हो सकती हैं, टाइम कार्ड्स और जॉब कार्ड जो ऑफर करते हैं उनकी वजह से उनको जो है इधर से वेज इन्फॉर्मेशन मिल सकती है, पीस वर्क कार्ड्स के थ्रू, वीकली एनालिसिस ऑफ फोरमैन। ठीक है, रजिस्टर ऑफ आइडल टाइम, रजिस्टर ऑफ ओवर टाइम, वेजेस एनालिसिस बुक, जर्नल, लेजर, इन सब ये जो है सारे ऐसे इंफॉर्मेशन कार्ड्स या रिकॉर्डिंग्स हैं या डॉक्यूमेंट्स आप बोल सकते हैं या सोर्सेज बोल सकते हैं जिनकी वजह से वेज पेमेंट के लिए आपको इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। उसके बाद आता है आपका लेबर टर्नओवर। लेबर टर्नओवर एक इंडेक्स डिनोटिंग चेंज है जहाँ पर इन और आउट को चेकआउट किया जाता है लेबर फोर्स के। यहाँ पर जितनी भी इंडस्ट्रियल यूनिट है, यहाँ पर कितने वर्कर्स जो हैं उस इंडस्ट्रियल यूनिट से जा रहे हैं, अपनी जॉब से जा रहे हैं, और कौन से वर्कर्स जो है अपॉइंट हो रहे हैं, रीअपॉइंट हो रहे हैं, उनको रिप्लेस कर कर। और यहाँ पर जो रेशियो है रिप्लेस्ड वर्कर की और टोटल वर्कर की वो चेकआउट की जाती है, और उस चेक जो रेशियो है उसको आप क्या बोलते हैं, लेबर टर्नओवर रेशियो, यानी कितने वर्कर रिप्लेस हुए हैं और नंबर ऑफ टोटल वर्कर्स। क्या कौन सी रेशियो है, रिप्लेस्ड वर्कर्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स। ठीक है, इनकी जो रेशियो होती है इसी रेशियो को आप क्या बोलते हैं, लेबर टर्नओवर रेशियो। अगर मोर वर्कर्स लीव कर रहे हैं फैक्ट्री को तो टर्नओवर ज़्यादा होगा, अगर लेस वर्कर्स लीव कर रहे हैं फैक्ट्री को तो टर्नओवर कम होगा। और जितना टर्नओवर ज़्यादा है उतना जो है फर्म को नुकसान है, और ये जो है अवॉइड किया जाना चाहिए। ठीक है, इसको जो है कम किया जाना चाहिए। अब कॉजेज़ क्या हो जाते हैं लेबर टर्नओवर के, इसमें जो हैं 3 तरह के हैं, रिजाइनेशन, उसके बाद डिस्चार्ज बाय द एम्प्लॉयर, अगर एम्प्लॉयर ही हटा देता है और कोई जो एम्प्लॉय है वो रेजिग्नेशन दे देता है अपना, और ड्यू टू कॉज नॉट विद इन वंस कंट्रोल, किसी दूसरे पर्सन के कंट्रोल में नहीं है, इस वजह से हो सकता है। ठीक है, किसी के भी हाथ में नहीं है, ना एम्प्लॉय के हाथ में है ना ही एम्प्लॉयर के हाथ में है। तो रेजिग्नेशन में क्या है कि जो लो वेजेस अगर कोई भी एम्प्लॉयर है वो पे कर रहा है अकॉर्डिंग टू दूसरे पर्सन से, दूसरे फैक्ट्री के एम्प्लॉयर से, तो वो जो है पर्सन रिज़ाइन कर देंगे और छोड़कर चले जाएंगे। अगर अच्छी कंडीशंस नहीं है, वर्किंग कंडीशंस नहीं है तो छोड़ के चले जाएंगे। सेफ्टी मेजर्स नहीं है, उसकी प्रॉब्लम है तो भी छोड़कर चले जाएंगे। अगर मैरिज ऑफ वुमेन वर्कर्स, यहाँ पर जो है कई बार हो जाता है कि अगर किसी वुमेन वर्कर की शादी हो जाती है तो वो भी यहाँ से छोड़कर चली जाती हैं। फिर डिससेटिस्फेक्शन ड्यू टू वेरियस कॉजेज़, और भी कॉजेज़ हैं, जैसे बैड रिलेशनशिप है आपका सुपरवाइज़र के साथ या आपके जो फेलो वर्कर्स हैं यानी जो साथ में काम करने वाले हैं, इम्प्रॉपर प्लेसमेंट है, किसी भी तरह से अनफेयर मेथड हो रहा है प्रमोशन का, गलत तरीके से प्रमोशन की जा रही है, फेवरटिज्म को ध्यान में रखा जा रहा है, और ट्रेनिंग फैसिलिटीज़ भी अच्छी नहीं है, ये सारे फैक्टर्स हो सकते हैं डिस्चार्ज करने के, कि वो वर्कर इनकम्पिटेंस है। ठीक है, और उसके पास वो जो है किसी भी तरह से रूल्स रेगुलेशन को नहीं मार रहा, डिसओबीडियंस पर्सन है। ठीक है, दूसरों के साथ कोऑर्डिनेशन नहीं बना रहा और लैक ऑफ अटेंशन देता अपनी ड्यूटी को, पंक्चुअलिटी नहीं है उसके अंदर, एक्सीडेंट्स और सफरिंग्स फ्रॉम इन्फेक्शियस डिजीज़, अगर वो किसी तरह से इन्फेक्शियस डिजीज़ से सफ़र कर रहा है तो भी वो पर्सन क्या कर देगा, उनको डिस्चार्ज कर देगा एम्प्लॉयर। उन एम्प्लॉयज़ को इमोरल कैरेक्टर है उसका, गलत भावना से काम कर रहा है, इलीगल वर्क कर रहा है तो भी कर देगा। ठीक है, कॉजेज़ जो कि किसी भी कंट्रोल में नहीं है, अगर सीजनल करेक्टर ऑफ द इंडस्ट्री वेयर वर्क इज़ कैरिड ऑन ड्यूरिंग सम पार्ट ऑफ द ईयर ओनली, यहाँ पर क्या होता है कि अगर फैक्ट्री में क्या है किसी थोड़े टाइम पर ही जो है यहाँ पर काम होता है तो बाकी के टाइम पर वो हटा सकते हैं। ठीक है, हट सकता है कि क्योंकि कंट्रोल में ही नहीं है कि कुछ टाइम पीरियड के लिए वो काम होगा।
अगर किसी वर्कर की डेथ हो जाती है तब ऐसा हो सकता है। उसके बाद है कि अगर क्या क्या इफेक्ट पड़ता है अगर लेबर टर्नओवर आपकी कॉस्ट पर, उस लेबर टर्नओवर का आपकी कॉस्ट पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। लेबर टर्नओवर अगर एक्सेस है, नॉर्मल रेट से हाई टर्नओवर है तो टर्नओवर जो है, और अगर बिलो टर्नओवर है नॉर्मल रेट से तो क्या होगा। हमेशा जो है आपका जो टर्नओवर होना चाहिए वो लो होना चाहिए, बट इट शुड नॉट बी कंस्ट्रक्टेड दैट द फैक्ट्रीज विद लो टर्नओवर आर ऑलवेज प्रोडक्टिव। ये भी ज़रूरी नहीं है कि कोई भी, अगर आपका टर्नओवर भी कम है तो फैक्ट्रीज जो है प्रोडक्टिव काम कर रही होंगी। कई बार लो टर्नओवर भी रीज़न हो सकता है कि आपके जो वर्कर्स हैं, इसका मतलब क्या है, कई बार ये होता है कि आपके जो वर्कर्स हैं अगर वो छोड़कर नहीं जा रहे तो नया टैलेंट भी नहीं आ पाता। तो लो टर्नओवर जो है सीनियर स्केल को आपका बढ़ा देता है और यंग जनरेशन को आने से रोक देता है। हाई टर्नओवर क्यों हो जाता है फैक्ट्रीज के अंदर, ये कुछ रीजंस हैं, रीजंस दे रखे हैं। चेंज इन वर्कर्स इंटरप्ट्स प्रोडक्शन एंड द प्रोडक्शन गोज ऑन। वर्कर में चेंज होने से क्या हो जाता है कि आपका जो प्रोडक्शन है उसमें प्रॉब्लम क्रिएट होती है और प्रोडक्शन जो है वो बहुत डाउन जाने लगता है और इसकी वजह से कॉस्ट जो है बढ़ जाती है। अगर कोई न्यू कमर आ रहा है और वो ज़्यादा टाइम ले लेता है नई फैक्ट्री के प्रोसीजर को लर्न करने में, वर्क प्रोसीजर को लर्न करने में, तो कॉस्ट बढ़ जाती है। कोई टूल और मशीन उससे हैंडल नहीं हो रही है क्योंकि वो एफिशिएंट नहीं है, ओल्ड स्टाफ की तरह उसको नहीं पता, तो जो मशीन है उसके ब्रेकडाउन होने के भी चांसेस हो सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा खर्चा आ सकता है मशीन को रिपेयर कराने का भी। अगर उस पर्सन को ट्रू मैकेनिज्म ही नहीं पता कि मटेरियल को कैसे हैंडल करना है, वो ज़्यादा वेस्टेज कर रहा है मटेरियल की, तो भी क्या होता है, नए वर्कर्स अगर नहीं जानते किस तरह से मटेरियल को हैंडल करना है तो भी आपकी जो कॉस्ट है वो बढ़ जाती है और एक्सीडेंट्स भी बढ़ने के चांसेस होते हैं और जो गुड्स हैं वो भी डिफेक्टिव बनने के चांसेस हो जाते हैं बिकॉज ऑफ इंक्रीज्ड वेस्टेज ऑफ टाइम। इससे जो होता है टाइम भी जो है ज़्यादा बढ़ जाता है क्योंकि उनको नहीं पता कि काम कैसे करना होता है। वर्क स्टार्टिंग वो जो काम करते हैं उसके बाद उनको पता चलता है, फिर उनकी एफिशिएंसी इंक्रीज़ होती है। तो अभी तो स्टार्टिंग में जब वो काम करेंगे तो कहीं ना कहीं कॉस्ट को इंक्रीज़ करेंगे। फिर जो कॉस्ट होती है, कॉस्ट ऑफ मेकिंग सिलेक्शन करने की कॉस्ट भी ज़्यादा हो जाती है क्योंकि एक सिलेक्शन प्रोसीजर भी बहुत लंबा प्रोसीजर होता है, उसके बाद आप उसको ट्रेनिंग भी देते हैं, तो इसकी वजह से कहीं ना कहीं दोबारा से कॉस्ट बढ़ जाती है और जो प्रॉफिट्स हैं वो कम हो जाते हैं ऑर्गेनाइजेशन के। उसके बाद जो है किस तरह से आप जो है लेबर टर्नओवर का मेजरमेंट कर सकते हैं, सेपरेशन मेथड से, रिप्लेसमेंट मेथड से, फ्लक्स मेथड से। इसमें क्या होता है कि आप क्या करेंगे, जितने भी नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ आप यहाँ पर छोड़कर जा रहे हैं और एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ से डिवाइड कर देंगे। अब एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ कैसे निकालोगे, जो भी नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ बिगनिंग में थे प्लस एंड में थे उसको डिवाइड कर देंगे 2 से और यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई करना है। रिप्लेसमेंट में कैसे होता है, यहाँ पर नंबर ऑफ रिप्लेसमेंट कितनी हुई है और एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ वैसे ही निकालेंगे इनटू में 100। फ्लक्स मेथड में क्या होता है, कितनी नंबर ऑफ सेपरेशंस हुई हैं प्लस नंबर ऑफ रिप्लेसमेंट और एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ ड्यूरिंग द पीरियड इनटू में 100। ये जो है मेथड, दोनों मेथड के जो है, मेथड फर्स्ट और मेथड सेकंड, उन दोनों का कॉम्बिनेशन है। कौन सा वाला मेथड, फ्लक्स मेथड। ठीक है, अब जो भी ऑर्गेनाइजेशन है वो किसी भी तरह का मेथड यूज़ कर सकती है एज जो भी वो प्रेफर करना चाहती हैं। अब क्या है, कॉस्ट ऑफ लेबर टर्नओवर। 2 टाइप्स की कॉस्ट होती है, एक होती है प्रिवेंटिव कॉस्ट और एक होती है रिप्लेसमेंट कॉस्ट। प्रिवेंटिव कॉस्ट वो कॉस्ट होती हैं आर दोज विच आर इनकर्ड टू प्रोवाइड सच फैसिलिटीज एंड अमेनिटीज टू द वर्कर्स दैट दे मे बी टेम्प्टेड टू कंटिन्यू एट देयर जॉब इन द फैक्ट्री एंड नॉट लीव इट। ये जो कॉस्ट होती है ये वर्कर्स को तब दी जाती है कि वो जो हैं उनको अदर फैसिलिटीज़ वगैरह प्रोवाइड की जाती है, अमेनिटीज़ प्रोवाइड की जाती हैं कि वो जो हैं कंटिन्यू करें जॉब को और जॉब को छोड़कर ना जाएँ। जैसे कि मेडिकल सर्विस हो गई, कुछ पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन हो गया। पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन में क्या है, ओनली डेट पोर्शन ऑफ द कॉस्ट इज ऑफ दिस डिपार्टमेंट विच इज़ रिलेटेड टू मेंटेनेंस। यहाँ पर जो है मेंटेन करके रखते हैं गुड रिलेशनशिप बिटवीन लेबर एंड मैनेजमेंट, ये वहाँ पे कॉस्ट लग जाती है। कोई मेडिकल सर्विसेज दे रहे हैं, वेलफेयर सर्विसेज या एक्टिविटीज़ कर रहे हैं और दूसरी स्कीम्स वगैरह दे रहे हैं, जैसे प्रोविडेंट फंड की स्कीम चालू कर रखी है, बेनिफिट्स दे रहे हैं एम्प्लॉय या वर्कर को, बोनस, इंसेंटिव स्कीम्स या पेंशन स्कीम्स, इस तरह के जो हैं प्रिवेंटिव कॉस्ट के अंदर इंक्लूड होते हैं। फिर आता है रिप्लेसमेंट कॉस्ट। ये वो कॉस्ट होती हैं जो कि एम्प्लॉय को रिक्रूट करने के लिए, नए एम्प्लॉय को रिक्रूट करने के लिए इनकट की जाती हैं और इन कॉस्ट को क्या बोलते हैं, कॉन्सिक्वेंट और इंसिडेंटल होती हैं, रिप्लेसमेंट से रिलेटेड। और इनके एग्जांपल क्या हैं, कॉस्ट ऑफ सिलेक्शन, अपॉइंटमेंट,
एंड ट्रेनिंग कॉस्ट जो है, अगर किसी भी तरह से रिक्रूटमेंट ऑफ वर्कर्स हो रही है और लॉस ऑफ आउटपुट हो रहा है, जैसे आपने रिक्रूटमेंट का प्रोसेस स्टार्ट कर रखा है और उस टाइम पर जितने टाइम पर वो रिक्रूटमेंट का प्रोसेस चल रहा है तो वहाँ पर आपको लॉस होने के चांसेस होते हैं। कैसे लॉस हो जाता है? क्योंकि वहाँ पर जब रिक्रूटमेंट का प्रोसेस चल रहा है और दूसरी तरफ वर्कर्स है नहीं प्रोडक्शन करने के लिए, तो वहाँ पर जो है आउटपुट का लॉस हो जाता है। कॉस्ट ऑफ एफिशिएंसी ऑफ न्यू वर्कर इनएफिशिएंट है, ब्रेकेज हो जाती है टूल्स और मशीनरी की, इस पर खर्चा हो रहा है, किसी स्पॉयलर और डिफेक्टिव पर खर्चा हो रहा है, या फिर फ्रिक्वेंट एक्सीडेंट कुछ हो गया तो उस पर खर्चा हो रहा है। तो इन खर्चों को आप किस में डालते हैं? रिप्लेसमेंट कॉस्ट के अंदर डालते हैं। जो भी ट्रीटमेंट होता है प्रिवेंटिव या रिप्लेसमेंट कॉस्ट का, वो चार्ज किया जाता है एज ओवरहेड एंड उसको बाद में अपोर्शन किया जाता है डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में। और किस रेशियो में किया जाता है? वर्कर्स की रेशियो में। सो आज हम करेंगे यहाँ तक का ही टॉपिक, नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे नेक्स्ट टॉपिक। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।